वेलकम फ्रेंड्स टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। अब मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, कृपया उस पर ध्यान दीजिए। आपके जो कान है वो मेरी आवाज पे फोकस होने चाहिए और आपकी जो आंखें हैं ये स्क्रीन पर फोकस होने चाहिए। एंड फॉर बेटर रिजल्ट यू आर एडवाइजेबल टू यूज हेडफोन्स इफ पॉसिबल। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक डिस्कस किए थे एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, सॉर्प्शन एटसेट्रा। फ्रेंड्स, आज अपन जो कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे वो यहां स्क्रीन पर भी फ्लैश होंगी। अगर आपको किसी डेफिनेशन को लिखने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करके, या फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से बाद में फोन पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। क्लियर? और कुछ स्टूडेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो उनको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है व्हाई एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सम स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 thermodynamical principle of absorption which include Gibbs energy। अब अपन कह रहे हैं कि अपन ने कहा कि भाई सॉलिड की सरफेस पे और लिक्विड की सरफेस पर ही एब्जॉर्प्शन होता है। अब व्हाई द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। अब इसका देखिए बिल्कुल इजी एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। तो सॉलिड की सरफेस पर कुछ फ्री वैलेंसीज हैं, उन फ्री वैलेंसी के कारण वो गैसेस को या दूसरे सब्सटेंस को अपनी सरफेस पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो सॉलिड की सरफेस पर जो फ्री वैलेंसीज हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन। अगर फ्री वैलेंसी पे कोई सब्सटेंस आ गया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होने लगी। क्लियर? तो सॉलिड की सरफेस पर जो फ्री वैलेंसी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब अपन लिक्विड की सरफेस पे बात करते हैं, देखिए लिक्विड की सरफेस, अब लिक्विड की सरफेस पे क्या हो रहा है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, अब ये मैंने मान लो इसकी बात करता हूं, इधर से भी अट्रैक्शन है पार्टिकल का, इधर से भी अट्रैक्शन है, नीचे से भी है। क्लियर? परंतु ऊपर इसके पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो ऊपर वाली सरफेस है उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, उस पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। कारण यहां का फोर्स न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन ऊपर कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इसके कारण जो ऊपर की सरफेस है उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगे, सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो अनबैलेंस फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए ये अपनी कुछ सरफेस पे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। मींस सॉलिड की सरफेस पे जो फ्री वैलेंसी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडसॉर्प्शन, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड देयर आर अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेस। These unbalanced forces are responsible for adsorption on the surface of liquid। अब अपन पढ़ रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो बहुत इजी है। अपन ने पिछली क्लास में तो कुछ डे टू डे लेवल एग्जाम्पल पढ़े थे, अब यहाँ कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लास में 2-4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और बाकी एग्जाम्पल आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चारकोल क्या करता है? चारकोल हार्मफुल गैसेस को अपनी सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेता है, कलरिंग सब्सटेंस को भी अपने सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेता है। तो चारकोल गैस मास्क बनाने में यूज होता है क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेता है। एब्सॉर्ब नहीं करेगा, एडसॉर्ब। शुगर को प्योरीफाई करते हैं तो जो कलरिंग इंप्योरिटीज है उनको चारकोल अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेता है। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल हो गए। सिलिका जेल, चारकोल एटसेट्रा क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब कर लेते हैं। अब आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा,
एक सिलिका जेल और एक एनहाइड्रा CaCl2 है, दोनों को मैंने मॉइस्चर में एक्सपोज कर रहा है। सिलिका जेल तो क्या करेगा, सिर्फ मॉइस्चर का एडसॉर्प्शन करेगा, सिलिका जेल सिर्फ मॉइस्चर का एडसॉर्प्शन करेगा और एनहाइड्रा CaCl2 मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब दो सरफेस है, दोनों अलग अलग तरह से एक्ट कर रही है। सिलिका जेल एडसॉर्प्शन, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन। मैंने एक कॉटन को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया, क्लियर। अब कॉटन पे पानी ऊपर भी है और नीचे भी है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉर्प्शन, नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉर्प्शन। इसको अपन कुछ केमिकल एग्जांपल भी समझ सकते हैं। केमिकल कुछ एग्जांपल, मैंने अमोनिया गैस को चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब कराया, अमोनिया गैस को चारकोल की सरफेस पर एब्जॉर्ब कराया तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, स्पेसिफिक। लेकिन अमोनिया गैस को मैंने वाटर में या पानी में मिला दिया, नाउ देयर विल बी एब्जॉर्प्शन एंड अमोनिया गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। अब अपन ने ये स्पेसिफिक एग्जांपल कर लिया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के और एब्जॉर्प्शन। अब अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज गिब्स एनर्जी और व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके मेटलर्जी में भी काम आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा। थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल में अपन गिब्स एनर्जी पे समझाएंगे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी गैस मेटल की सरफेस पे सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी। अब जब मेटल या कोई गैस सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी तो फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, डेल्टा H नेगेटिव। अब मेटल की सरफेस पर गैस एब्जॉर्ब हो गई तो गैस की रैंडमनेस, डिसऑर्डर, इरेगुलरिटी कम हो गई। ऐसे समझ लो ये मेटल की सरफेस है, कल भी आपको बताया था, यहाँ पे कोई गैस के पार्टिकल है फ्री, इनमें से कुछ पार्टिकल या सरफेस पे आ गए, अब क्या हुआ, रैंडमनेस कम हो गई, डिसऑर्डर कम हो गया, इरेगुलरिटी कम हो गई है, तो डेल्टा S नेगेटिव हो गया। फ्रेंड डेल्टा S एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, डिसऑर्डर। अब एंट्रोपी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई। एंट्रोपी नेगेटिव मतलब रैंडमनेस कम हो गई है, डिसऑर्डर कम हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये वाली टर्म नेगेटिव है तो ये पूरा T डेल्टा S क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव और डेल्टा H नेगेटिव, तो डेल्टा H वाली टर्म तो क्या हुई, नेगेटिव, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया है अपन ने वो केल्विन में, तो ये जीरो नहीं हो सकता है, ना माइनस हो सकता है, ध्यान रखिए। टेम्परेचर अपन ने किस में लिया है, केल्विन में लिया है, तो ये माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये आप 11th में भी पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा G नेगेटिव मींस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये वाली टर्म अपनी नेगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव है। फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, delta H should be greater than T delta S so that delta G becomes negative. बिल्कुल easy principle. Means during absorption delta G is negative और delta H is greater than T delta S, so delta G become negative. Absorption में कई बार एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा G is 0। अब मेरे आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, गिब्स एनर्जी जीरो नहीं हुई है, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज जीरो। गिब्स एनर्जी जीरो नहीं है, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज जीरो, दैट इज डेल्टा G जीरो। डेल्टा G जीरो का मतलब क्या हुआ, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S। दिस इज द क्राइटेरिया, क्लियर। डेल्टा G नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S, तो एक स्टेज पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव हो गई है। अब केमिकल रिएक्शन में डेल्टा H थोड़ी ज्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी।
फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डेल्टा है थोड़ा कम नेगेटिव, क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहा है, वंडरवाल फोर्सेस है। क्लियर? कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? वीक फोर्स। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इंक्रीज द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ एड्सॉर्बेंट। हाउ टू इंक्रीज द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ एड्सॉर्बेंट नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, known as activation of adsorbent. Activation of adsorbent means to increase the adsorbing power of adsorbent is known as activation of adsorbent. एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट अपन तीन तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। नंबर वन, बाय ब्रेकिंग the adsorbent into small pieces or by grinding piece ना, ठीक है। जब अपन ने मेटल की सरफेस को स्मॉल पीस में कर दिया है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एड्सॉर्प्शन की पावर भी बढ़ जाएगी। तो पहला टॉपिक तो होगा बाय ब्रेकिंग द एड्सॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेस और बाय ग्राइंडिंग और पाउडरिंग द एड्सॉर्बेंट। कैसे? आप देखिए, ये निकेल है, ये निकेल, ठीक है। अब यहां पे फ्री वैलेंसी देखिए, कितनी फ्री वैलेंसी है? 1 2 3 4 5 6। मैंने निकेल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने निकेल को ब्रेक कर दिया है तो फ्री वैलेंसी ज्यादा हो गई है। देखिए यहां ये बॉन्ड ब्रेक टूट गया। अब देखिए फ्री वैलेंसी कितनी हो गई? 12 मींस फ्री वैलेंसी ज्यादा हो गई, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया। तो एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट पहले तो किस पे डिपेंड करता है कि अगर अपन उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, पाउडर कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। नंबर 2, ये बहुत इजी है, बाय मैकेनिकल रबिंग। मैकेनिकल रबिंग का मतलब हुआ एड्सॉर्बेंट को थोड़ा खुरदुरा बना दिया था। अब कॉमन सेंस बिल्कुल इजी, अपना फर्श खुरदुरा है, ज्यादा चीज एड्सॉर्ब होती है, सफाई करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि फर्श खुरदुरा है, गंदगी ज्यादा एड्सॉर्ब हो गई है। मैकेनिकल रबिंग हुई रगड़ना, सरफेस क्या हो गई? रफ हो गई। सरफेस रफ हो गई तो मैकेनिकल जो एड्सॉर्प्शन था वो ज्यादा हो जाएगा। नंबर 3, बाय क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल। बाय क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल, अगर मैंने मेटल की सरफेस को क्लीन कर दिया तो उस पर जो गैस पहले से एड्सॉर्ब थी, उन्होंने भी तो कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, तो सरफेस एरिया कम था। अब जब मैं मेटल की सरफेस को मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया तो क्या हुआ? लार्जर सरफेस एरिया इज अवेलेबल। तो तीसरा इस पे डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, उनमें फर्स्ट है टेम्परेचर। अब अपन ने पहले भी पढ़ा था, टेम्परेचर जो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन को तो कम करता है और केमिकल एड्सॉर्प्शन को ज्यादा करता है, इसलिए उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर अधिकतर केसेस में शुरू में बढ़ता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाता है। क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होता है, केमिकल बढ़ता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। अब ध्यान सुनिए, एक चारकोल है, सेम एड्सॉर्बेंट है। अब उस चारकोल पे मैंने मॉइस्चर है, उस चारकोल पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सपोज्ड है, उस चारकोल पे सल्फर डाइऑक्साइड भी एक्सपोज्ड है। सेम एड्सॉर्बेंट है लेकिन डिफरेंट एड्सॉर्बेट है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन उनका एड्सॉर्प्शन अलग अलग होगा, उनका एड्सॉर्प्शन अलग अलग होगा। मींस इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नंबर 2, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। अब यहां थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक मेटल की सरफेस है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट है। अब एक मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस है, उस पर एयर एक्सपोज्ड है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, और पॉल्यूशन है तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा और गैसेस भी है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और यहां वापस आ रहा है।
अब उस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। मींस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड जिसका इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट प्रेशर, whenever there is a high pressure the rate of absorption of gases on the surface of solid increases। ठीक है, गैसेस का अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो उनकी सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्लियर? तो सॉलिड की सरफेस पे अगर गैसेस का प्रेशर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। वो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया कि एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट कैसे हो। क्लियर? अब अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैटलिस्ट। हालांकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में कुछ अलग तरह के, लेकिन अपन एक अलग ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस। ये टॉपिक थोड़ा अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में थोड़ा कम है। इस टॉपिक में आपको ध्यान करिए, ये टॉपिक में केमिकल काइनेटिक्स भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होगी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, सरफेस केमिस्ट्री में भी आएगा, मेटलर्जी में भी आएगा। क्लियर? तो कैटलिस्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर में ये कैटलिस्ट आपके सरफेस केमिस्ट्री जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें केमिकल काइनेटिक्स, मेटलर्जी एटसेट्रा। व्हाट आर कैटलिस्ट? अब ध्यान सुनिए, कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने वर्ड ऑल्टर यूज नहीं किया। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक्स आपके लिए वर्ड बताएंगी ऑल्टर, जो कि सही नहीं है। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन and after the reaction they are obtained as such without any change in their chemical composition and magnitude। chemical composition and magnitude, या मैंने physical composition की बात नहीं करी, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में कई बार कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस, नॉट ऑल्टर, इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, बट आफ्टर द रिएक्शन दे आर ऑब्टेन्ड एज सच without any change in their magnitude and chemical composition। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, पुराने किताब आप देखेंगे कई टीचर अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हैं, जो कि है नहीं। पॉजिटिव कैटलिस्ट उनको बताता है वो जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, और नेगेटिव उनको बताता है जो घटा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ड कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं। अब प्रॉब्लम, अब कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा रहा है, परंतु क्या वो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा रहा है? नहीं। अब ध्यान सुनिए, कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते। इसको एक इजी एग्जांपल समझिए, एक रिएक्शन में 80% प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो 80% प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो प्रोडक्ट को बनने में 10 घंटे लगते हैं। क्लियर? कितने घंटे? 10 घंटे। अपन ने कैटलिस्ट लिया है, तो वो रिएक्शन में 80% प्रोडक्ट 10 मिनट में ही बना सकता है। मतलब कैटलिस्ट ने क्या करा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्ट जल्दी बन गया, फास्टर रेट से बन गया। क्लियर? तो कैटलिस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, ये अपन कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट ने क्या करा? रिएक्शन को स्पीड अप करा। अब कैटलिस्ट के बाद दूसरा वर्ड आएगा प्रमोटर्स। What are promoters? Promoter enhances the activity of catalyst, but they cannot act as a catalyst. जनरली मैंने कहा आपको कि प्रमोटर जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन हेबर प्रोसेस में अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन्होंने अमोनिया बनाया। अपन ने हेबर प्रोसेस कहला रहा है ये अमोनिया बनाने का। अब ध्यान से सुनिए,
यहां पे आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रमोटर है। ये तो क्या है, कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर। अब ध्यान सुनिए, मोलिब्डेनम ने आयरन की एक्टिविटी बढ़ा ली, कैटलिस्ट को और ज्यादा एनहेंस कर दिया, कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ा दिया, परंतु यहां पे जो प्रमोटर्स है वो कैटलिस्ट का काम नहीं कर सकता। एंड इट ऑल्सो कैन नॉट एक्ट अलोन। मतलब हम इस रिएक्शन में मैं खाली मोलिब्डेनम डालूंगा तो रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। आयरन डाल दिया, रिएक्शन स्पीड अप हो गई, मोलिब्डेनम डाल दिया, रिएक्शन और स्पीड अप हो गई। मींस promoters act on catalyst, they enhance the activity of catalyst, cannot act alone। तो promoters हो गए, catalyst हो गया। नंबर 3, poisoning of catalyst। poisoning of catalyst, या poisoning of catalyst से आपको डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं जाना है। पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट का मतलब हुआ जिन्होंने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर दिया। इसको आप फिर एक बिल्कुल इजी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ये ए से सी बन रहा है प्रोडक्ट, कोई इंटरमीडिएट बनता है बी, फिर सी बनता है। मैंने कैटलिस्ट यूज किया है, रिएक्शन रुकी नहीं है और ए से सीधा क्या बन गया, सी। मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाए बी, तो मैंने क्या करा, कैटलिस्ट के संग पॉइजनिंग डाल दिया। पॉइजनिंग डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, पॉइजनिंग का मतलब उसने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दिया है। अब रिएक्शन बी पे रुक गई और सी पे नहीं एंड नहीं हुई। मेरे को ए से सी चाहिए, मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया। मेरे को ए से बी पे रिएक्शन को रोकनी है, तो मैंने पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। उसके स्पेसिफिक एग्जांपल बहुत सारे आएंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रोजनमंड रिडक्शन आएगा जो अपन को अभी यहां डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉइजनिंग ने क्या करा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दिया। नेक्स्ट वर्ड, इनहिबिटर्स, जिनको कुछ टीचर नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं है, इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर्स ने रिएक्शन की ओरिजिनल स्पीड को ही कम कर दिया है। अब दोनों पे वर्ड्स पे ध्यान दिए, ओरिजिनल स्पीड कम कर दी, मींस एक रिएक्शन 100 की स्पीड से हो रही है। अब ध्यान सुनिए, बिल्कुल इजी, 100 स्टैंडर्ड मान लिया, एक रिएक्शन 100 की स्पीड से हो रही है। कैटलिस्ट डाल दिया 150, प्रमोटर्स डाल दिया 180, पॉइजनिंग डाल दिया 130, इनहिबिटर डाल दिया 80। क्लियर। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 100 से कितनी हो गई, 180। पॉइजनिंग और कैटलिस्ट डाला है तो स्पीड बढ़ तो गई है, लेकिन थोड़ी कम हो गई है कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट के साथ तो 180 थी, पॉइजनिंग डाला तो 150 है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा है। अब इनहिबिटर डाल दिया, ओरिजिनल स्पीड 100 थी, अब ओरिजिनल स्पीड कितनी रह गई, 80। दैट इज नोन एज पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर। 4 वर्ड्स हो गए, कैटलिस्ट, promoters, poisoning of catalyst and inhibitors। अब कैटलिस्ट की एक्शन कैसे होता है या मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, अब ध्यान से देखिए, ये फिर इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। कैटालाइसिस मतलब कैटलिस्ट ने जिस रिएक्शन को कैटालाइज किया। बिल्कुल इजी है, ये कोई कैटलिस्ट की सरफेस है, ये कुछ फ्री वैलेंसी है कैटलिस्ट की सरफेस, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, तो पहले कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट आ गया। अब ध्यान देना, अब रिएक्टेंट ने कैटलिस्ट के साथ वीक बॉन्ड बनाया, टेम्परेरी बॉन्ड बनाया, परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाया। परमानेंट बॉन्ड बनाने का मतलब होता है कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो गया केमिकल रिएक्शन, तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन ही चेंज होती है, क्योंकि अपन ने तो कहा कि कैटलिस्ट रिएक्शन में वापस मिल जाता है। तो एक कैटलिस्ट ने एक वीक बॉन्ड बना लिया, देखिए यहां पे ए आ गया, यहां पे बी आ गया, ठीक है। जो फ्री वैलेंसी से उन्होंने इससे एक वीक बॉन्ड बना लिया। क्लियर। अब वीक बॉन्ड बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या होगा, अभी तो जो रिएक्टेंट है ए और बी, उन्होंने कैटलिस्ट के साथ वीक बॉन्ड बनाया, लेकिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाया।
इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में ए का कैटलिस्ट के संग बॉन्ड बना हुआ है, बी का कैटलिस्ट के संग बॉन्ड बना हुआ है, और ए और बी का आपस में बॉन्ड भी बन जाता है। अब कैसे? बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। कैटलिस्ट, अब डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट नहीं बोला मैंने, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये ए और बी ने रिएक्शन करके क्या बना लिया? प्रोडक्ट। अब यहां से टूट गया, प्रोडक्ट वापस बन गया, और कैटलिस्ट की सरफेस क्या होगा? रीजनरेट। रिएक्टेंट डिफ्यूज आउट नहीं हुए, प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट। ये ए बी बन गया, और ये वापस जो कैटलिस्ट था एज इट इज वही सरफेस जैसी थी वैसी अपन को मिल गई। अब देखिएगा, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटलिस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटलिस्ट और डिफ्यूजन ऑफ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटलिस्ट और डिफ्यूजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट और डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यहां पे रिएक्टेंट ने कैटलिस्ट के संग वीक बॉन्ड बना लिया। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नेक्स्ट है। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में रिएक्टेंट ने भी कैटलिस्ट के संग बॉन्ड बना रखा है और आपस में भी बॉन्ड बना रखा है। और लास्ट स्टेप है डिफ्यूजन। उसमें ए और बी जो प्रोडक्ट बने ए बी वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिफ्यूज आउट हो गए एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड मींस दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। आ गया। अब अपन ने कहा कि कैटलिस्ट के अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। नंबर 1 एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? जो डेफिनेशन है वही कैटलिस्ट की पहली प्रॉपर्टी है, एक्टिविटी। पहली क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस द टेंडेंसी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द टेंडेंसी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिविटी। नंबर 2 सेलेक्टिविटी। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब है सेम रिएक्टेंट है परंतु कैटलिस्ट अलग अलग है तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। सेलेक्टिविटी मींस द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से देखिए, ये मीथेन है, मैंने ऑक्सीजन के साथ क्लियर रिएक्शन कराई है निकल की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट बना है, बैलेंस नहीं करिए अपन ने इसको। ठीक है, दूसरा मैंने मीथेन की ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कराई है, कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2, मीथेनॉल बन गया। तीसरा मैंने मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई है खाली कॉपर की प्रेजेंस में, फॉर्मेल्डिहाइड। सेलेक्टिविटी, एक ही टाइप के रिएक्टेंट है परंतु कैटलिस्ट अलग अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंट, मींस दिस इज नोन एज सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्लियर, एक्टिविटी क्लियर। अब अपन एक्टिविटी को ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ रिएक्टेंट की एक्टिविटी ज्यादा होती है जो अपन आगे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, तो वो ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक नेचर ऑफ कैटलिस्ट, ये थोड़ा इजी पार्ट है। मींस अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन और अ सिंगल कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल द रिएक्शंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अपन वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, 10th क्लास में पढ़ने पड़ी तो अपन निकल यूज करते हैं, लेकिन निकल जो है उस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, निकल उस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। यहां अपन दूसरा कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हो सकता है वेजिटेबल घी नहीं बने। क्लियर? या निकल अगर मैं सारे रिएक्शन में यूज कर लूंगा तो इट हैज नो मीनिंग फॉर स्पेसिफिक नेचर, मींस कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कैटलिसिस। टाइप ऑफ कैटलिस्ट नहीं, मैकेनिज्म कैटलिस्ट मींस टाइप ऑफ कैटलिसिस। पहला होमोजीनियस कैटलिसिस। फर्स्ट है होमोजीनियस कैटलिसिस, बिल्कुल इजी है।
होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में। बहुत इजी है, यहां पे हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। होमोजीनियस कैटलिसिस मींस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। देखिए इधर, यहां पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में है। ऑल्दो प्रोडक्ट की भी फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन प्रोडक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। गैस 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 मींस कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन द सेम फिजिकल स्टेट, सो इट इज नोन एज होमोजीनियस कैटलिसिस। और भी बहुत एग्जांपल है। अपन एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर लिक्विड, वाटर लिक्विड, और वो रिएक्शन कैटेलाइज होती है एसिड की प्रेजेंस में लिक्विड, मींस होमोजीनियस कैटलिसिस। तो होमोजीनियस कैटलिसिस का मतलब हुआ व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम फिजिकल स्टेट। अब अपन बात कर रहे हैं हीट्रोजीनियस। पहला तो अपन ने पढ़ लिया होमोजीनियस, सेकंड इज हीट्रोजीनियस कैटलिसिस। पहला होमोजीनियस, सेकंड इज हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट। बिल्कुल इजी डेफिनेशन। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, देन इट इज नोन एज हीट्रोजीनियस कैटलिसिस। व्हेन द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। अब देखिए, आप सेम एग्जांपल, अब यहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में। कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, रिएक्टेंट की गैस है, बन रही है SO3। इस प्रोसेस को तो अपन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन, इसको तो कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, जिसमें अपन SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग V2O5। कांटेक्ट प्रोसेस का एक स्टेप है। और जब अपन NO यूज करके SO3 बनाते हैं तो उसको कहते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों केस में देखिए SO3 बन रही है, लेकिन यहां पे कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, हीट्रोजीनियस। और व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, देन इट विल बी नोन एज होमोजीनियस कैटलिसिस। क्लियर? अब अपन कैटलिस्ट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिवेशन एनर्जी पे कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालते ही पड़ेंगे। ये चीजें आपके सरफेस केमिस्ट्री के अलावा केमिकल काइनेटिक्स मेटलर्जी में भी आएंगी, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस की जाएंगी। अब आज जो जो अपन ने पढ़ा उसको नटशेल में अपन रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। फिर अपन ने पढ़ा कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो कि अपन एड्सॉर्प्शन में यूज करते हैं, जैसे सिलिका जेल का एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने अमोनियम, अपन ने कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस का एग्जाम्पल पढ़ा, एटसेट्रा। कैटलिस्ट की डेफिनेशन कि कैटलिस्ट क्या है, वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, परंतु आपस में आप फिजिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट आफ्टर द रिएक्शन दे आर ऑब्टेन्ड एज सच विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड मैग्नीट्यूड। वर्ड मैंने फिजिकल कंपोजिशन ही लिखा है, वो आपको पहले भी समझाया था क्यों। ठीक है, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक। कैटलिस्ट की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है और एक पर्टिकुलर सेलेक्टिविटी है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट का अमाउंट जल्दी अचीव करा देते हैं, क्लियर, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट में चेंज नहीं होता। अमाउंट जल्दी अचीव हो जाएगा परंतु अमाउंट में चेंज नहीं होगा। अब कैटलिस्ट की अपन ने मैकेनिज्म भी पढ़ी कि कैसे एड्सॉर्प्शन करते हैं। पहले कैटलिस्ट की सरफेस पे जो फ्री वैलेंसी है उन पे रिएक्टेंट आगे डिफ्यूज होते हैं, एडसॉर्ब होते हैं और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड में कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड है, और जो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट उनके बीच में भी बॉन्ड है, इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल। फिर जो प्रोडक्ट है वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिफ्यूज आउट हो जाएंगे एंड कैटलिस्ट सरफेस इज रीजनरेटेड। क्लियर? होमोजीनियस कैटलिसिस, रिएक्टेंट कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, नो रिलेशन विद प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हुए कैटलिस्ट के टॉपिक में पढ़े जाएंगे और आगे चैप्टर को प्रोसीड किया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।